हेलो गाइस, तो आप लोगों को मैं फिर वेलकम करती हूँ स्टडी विद मी चैनल में। एंड यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लियो टॉल्स्टॉय का 3 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए। ठीक है, इंग्लिश के सिलेबस में है जो कि, और ये जो 3 क्वेश्चंस है ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लियो टॉल्स्टॉय लियो टॉल्स्टॉय एक जार के जरिए 3 क्वेश्चंस पूछते हैं। यहाँ पे क्या है, एक जार है। ठीक है, एक जार है यहाँ पे, और वो जार जार मीन्स किंग, रशिया में किंग्स को जार कहते हैं। सो ये जो जार होता है वो जार 3 क्वेश्चंस पूछता है। एंड वो सोचता है कि अगर वो 3 क्वेश्चंस के आंसर उसे पता चल गए तो कुछ भी काम वो करेगा ना, कुछ भी वो करेगा उसमें वो कभी भी फेल नहीं होगा। वो जो भी करेगा उसमें वो कभी भी फेल नहीं होगा। उसको ऐसा लगता है अगर ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स उसको पता चल गए, सो ये 3 क्वेश्चंस उसके दिमाग में आते हैं एंड उसका आंसर्स ढूंढते ढूंढते ये कहानी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सो क्या होता है कि इट वॉन्स ऑकर्ड टू अ सर्टेन जार दैट इफ़ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. सो ये जो 3 थे, ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने पढ़े अभी वही होते हैं 3 क्वेश्चंस। एक दिन अचानक एक जार के दिमाग में आता है, क्या आता है, एक जार के दिमाग में कुछ 3 क्वेश्चंस आते कि क्या होता अगर उसे कोई भी काम शुरू करने का सही समय पता होता। क्या होता अगर उसे कोई भी काम शुरू करने का सही समय पता होता। क्या होता अगर उसको पता होता कि किस इंसान की बात मैं सुनूं और किस इंसान की बातों को मैं ना सुनूं। क्या होता अगर उसे पता होता कि किस इंसान की बात वो सुने और किस इंसान की बात वो ना सुने। एंड सबसे ऊंचा वो कहता है कि क्या होता अगर उसे हमेशा ये पता होता कि क्या काम सबसे ज़रूरी है करने के लिए। क्या होता अगर उसको सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है करने के लिए, अगर वो पता होता तो क्या होता, वो बोलता है। एंड वो कहता है, खुद कहता है कि अगर उसे इन सारी चीज़ों के बारे में पता होता, इफ़ उसको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होता तो वो जो भी काम करेगा, जो कुछ भी वो करेगा उसमें वो कभी भी फेल नहीं होगा, उसको ऐसा लगता है। And this thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action, and who were the most necessary people, and how he might know what was the most important thing to do. यही जो क्वेश्चन है वो बार बार अलग 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 वर्ड की वजह से डिफाइन किए गए हैं। लाइक पहले था कि इफ़ यू ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, बट अब यहाँ पे लिखा है कि व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। ऐसे क्वेश्चन है बट क्वेश्चन सेम है। सो सेकंड वाला ये जो है, व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, ओवर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, एंड व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, ये क्वेश्चन आसान होगा अगर ये लिखोगे तो। वो क्या कहता है, उसके दिमाग में जब ये थॉट आता है तो वो क्या करता है, वो पूरे राज्य में, पूरे उसके किंगडम में, पूरे राज्य में वो क्या कर देता है, वो घोषणा कर देता है कि जिसको भी इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स पता होंगे, जो भी मुझे इन 3 क्वेश्चंस के सही उत्तर देगा, जिस उत्तर से मैं सेटिस्फाई हो सकूँ वैसा उत्तर देगा, तो मैं उसको ग्रेट रिवॉर्ड दूंगा बोल के पूरी राज्य में वो ये घोषणा करा देता है, प्रोक्लेम्ड कर देता है। And learned man came to the Tsar, but they all answered his questions differently. So बहुत सारे learned man, बहुत सारे विद्वान लोग जार के पास आए एंड जार को उन तीनों क्वेश्चंस के अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस जो थे, उन क्वेश्चंस के अलग अलग आंसर उन्होंने दिए। किसी के भी आंसर्स किसी से भी नहीं मिलते थे। बहुत सारे विद्वान लोग आए बट जार को बताने के लिए बहुत सारे विद्वान लोग आए, बट सबके आंसर्स अलग अलग थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, अब फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में क्या कहा लर्नेड मैन ने, some said that to know the right time for every action one must draw up in advance a table of days, months and years, and must live strictly according to it. Only thus said they could everything be done at its proper time. फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में क्या कहा, फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में लर्नेड मैन्स ने कहा कि कुछ लर्नेड मैन ने ऐसा कहा कि अगर किसी भी एक्शन के लिए सही समय पता करना हो, अगर किसी भी एक्शन के लिए सही समय जानना हो, तो आपको पहले से ही एडवांस में ही क्या करना पड़ेगा, आपको पहले से ही एक रूटीन बनाना पड़ेगा। जैसे कि क्लास में एक रूटीन होता है ना, वैसे रूटीन बनाते हैं, बट टीचर आते हैं क्लास में उस रूटीन को फॉलो करके नहीं आते, कभी दूसरे सब्जेक्ट के टीचर के पीरियड को मांग के आते हैं तो कभी थोड़ा देर से आते, तो ऐसा
होता है ना, जिस टाइम पे एग्जैक्ट जिस टाइम पे रूटीन, जिस टाइम पे जिस सब्जेक्ट का रूटीन बनाया हुआ होता है उस टाइम पे टीचर भी क्लास में नहीं आते, राइट। सो वैसा ही होता है यहाँ पे भी। अगर क्या करेगा ज़ार, अगर टाइम बनाएगा, टेबल ऑफ डेज बनाएगा, मतलब डेज मंथ्स एंड ईयर्स का वो कोई एक टेबल बना के रखेगा एंड उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, तो वो एक लर्नेड मैन बोलता है कि वो उसके लिए सही सही काम करने का सही समय होगा उसका। बट ऐसा नहीं हो सकता ना, इस चीज़ को स्ट्रिक्टली इंसान फॉलो कर ही नहीं सकता है। अब अचानक से कोई मर गए तो उस टाइम के अकॉर्डिंग वो नहीं चल पाएगा ना, मरे हुए इंसान को जाके श्रद्धांजलि देने पहुंचना पड़ेगा ना एक राजा को। तो वैसा होता है, कुछ भी हमें पहले से नहीं पता होता है। जब हमें कुछ पहले से नहीं पता होता है तो हम नहीं जाके बोल सकते ना कि ये करूँगा मैं बोल के, क्योंकि हमें नहीं पता भविष्य में क्या होने वाला है। सो इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, लर्नेड मैन में से कुछ लर्नेड मैन क्या कहते हैं कि तुम्हें राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन अगर जानना है तो क्या करना पड़ेगा, डेज ईयर्स एंड मंथ्स का एक टेबल बनाना पड़ेगा एंड उस टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना पड़ेगा। बट सिर्फ कुछ लर्नेड मैन से ये कहते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, ऐसा करना क्या पॉसिबल है, सब कुछ प्रॉपर टाइम में करना पॉसिबल है बोल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर से। फिर जो बाकी लोग हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, कि समय से पहले ही क्या काम करना है ये मैं डिसाइड कर सकूँ, ये इम्पॉसिबल है। अदर्स डिक्लेयर दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर एंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। किसी भी एक्शन के लिए सही समय क्या है ये समय से पहले पता कर पाना, समय आने से पहले ही इस चीज़ को डिसाइड करना, ये पॉसिबल है ही नहीं। But that, not letting oneself be absorbed in idle pastimes, one should always attend to all that was going on and then do what was most needful. सो यहाँ पे क्या कहते हैं कि किसी भी इंसान को ये नहीं पता होता है ना कि समय आगे क्या क्या होने वाला है, ये किसी भी इंसान को नहीं पता होता है। भविष्य में क्या होने वाला है ये किसी को भी पता नहीं होता है। पास्ट में जो हो रहा है उस चीज़ के बारे में अभी सोचने से अच्छा क्या है कि जो भी अभी चल रहा है, जो भी अभी जैसा भी चल रहा है, इंसान को उस चीज़ को अटेंड करना चाहिए, वो करना चाहिए जो अभी उसके साथ है, जो अभी उसके पास है, उसको जो काम उसके सामने है उस काम को उसे करना चाहिए, कुछ ऐसा कहते हैं। एंड कुछ कहते हैं कि जो वो जो बहुत ज़्यादा नीडफुल है ना, जो चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो करना चाहिए। फिर कुछ लोग कहते हैं कि भले ही ज़ार किसी भी काम में कितना भी ज़्यादा अटेंटिव क्यों ना हो जाए, ये इम्पॉसिबल है एक इंसान के लिए कि वो एक्शन कैसे, मतलब कुछ भी काम करने के लिए एक सही समय कैसे ढूंढ सकता है, इंसान नहीं ढूंढ सकता है ना। एक कुछ भी काम करने के लिए सही समय डिसाइड नहीं कर सकता है एक इंसान, कोई भी मतलब डिसाइड ही नहीं कर सकता है सही समय किसी भी काम को शुरू करने के लिए। तो इंसान को क्या करना चाहिए, वाइज मैन की एक काउंसिल बनानी चाहिए, काउंसिल, ओके। बट दैट ही शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग। क्या कहते हैं लोग, एक इंसान खुद अपने आप क्या नहीं कर सकता, एक इंसान अपने लिए कोई भी क्या काम कब करना है वो उस टाइप का वो डिसाइड नहीं कर सकता अपने लिए। तो फिर उसे क्या करना चाहिए, उसे वाइज मैन की एक काउंसिल बनानी चाहिए, बहुत सारे विद्वान लोगों की एक मंत्री गठन, मतलब बहुत सारे विद्वान लोगों का एक समूह बनाना चाहिए, जिसकी वजह से उसे पता चले कि काम करने का एक मतलब जो क्या कर सके उसके काम करने का फिक्स टाइम बना सके, कि चलो नहाने का टाइम हो गया, मंत्री जी उठिए, राजा जी उठिए जाइए नहाने, खाने का टाइम हो गया राजा जी सभा यहीं पे ख़त्म करते खाने चलिए, मतलब ऐसा एक टाइम बनाएगा तो सभा में कुछ और बातें बोलनी होंगी तो वो नहीं बोल पाएगा ना, टाइम के हिसाब से चला पड़ेगा एंड वो पॉसिबल नहीं है एक इंसान के लिए। बट देन अगेन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड नॉट वेट टू बी लेड बिफोर अ काउंसिल, but about which one had at once to decide whether to undertake them or not. But in order to decide that, one must know beforehand what was going to happen. It is only magicians who know that. And therefore, in order to know the right time for every action, one must consult magician. यही कहते हैं, बाकी के लोग क्या कहते हैं, वही लोग यही कहते हैं कि काउंसिल के आगे मैं नहीं रह सकता ना, कोई मुझे मारने वाला है तो काउंसिल बोलेगा कि वो आपको मारने वाला है उससे छुरी से बचिए, तो नहीं होगा ना, कोई मुझे मारने वाला है तो मुझे झट से बचना होगा, वरना क्या कर, मतलब अगर कोई मेरे सामने से मुझे छुरी से मार रहा है तो मैं क्या काउंसिल का वेट करूंगा कि वो आपको मार रहा है हटिए वहाँ से, काउंसिल बोलेगा तब मैं हटूंगा, नहीं ना, वो मुझे मारने वाला है तो मैं झट से हट जाऊंगा ना। मतलब किसी भी काउंसिल के जो कहेगा काउंसिल के लोग मुझे, मतलब काउंसिल में जो वाइज मैन है वो जो मुझे जब कहेंगे तभी मैं वो सब नहीं कर पाऊंगा ना।
ये कहता है जार, ठीक है। मतलब अगर कोई मुझे छुरा घोंपने वाला है, मुझे दिख रहा है कि वो मुझे छुरा घोंप रहा है, तो मैं वेट नहीं कर सकता ना कि काउंसिल मुझे बोले हटे तो मैं हटूँ, इस बात का मैं वेट नहीं कर सकता ना, यही कहता है, ठीक है। सो क्या करता है, एक इंसान को क्या करना पड़ता है, इंसान को अब अगर ऐसा होता है तो इंसान को क्या होता है, पहले से पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर उसको पता होता कि वो छुरी से घोंपने वाला है, अगर मतलब उसको छुरी से लगने वाला है, तो काउंसिल को पहले से पता होना चाहिए ना कि उसको छुरी से लगने वाला है, तभी तो वो उसको आपको छुरी से लगेगा, इतने टाइम पे आप यहाँ से वहाँ उस टाइम पे उस जगह पे मत रहना वरना आपको छुरी लग सकती है, ऐसा बताएगा वाइजमैन, काउंसिल ऑफ वाइजमैन। अगर ऐसा बोल सकते हैं तो ही आप उनकी बात मान सकते हो, वरना कैसे मान सकते हो, राइट। सो कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ मजिशियन से जिनको पहले से ही पता होता है कि राइट एक्शन, मतलब कुछ भी काम शुरू करने का सही समय क्या हो सकता है, ये सिर्फ मजिशियंस को पता हो सकता है। और एक इंसान को क्या करना चाहिए, मजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए ये जानने के लिए कि राइट टाइम क्या है कुछ काम शुरू करने के लिए। इक्वली वेरियस वे द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन के आंसर्स भी इतने ही अलग अलग टाइप के थे। कुछ ने कहा कि जार को जो सबसे ज़रूरी लोग, सेकंड क्वेश्चन क्या था, हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल, ओके, हु आर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, जिनकी बातें उन्हें सुननी चाहिए, या जो कौन सा ऐसा इंसान है जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ कहते हैं कि काउंसिलर उनके लिए बहुत ज़रूरी है, कुछ कहते हैं कि पंडित उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो कुछ कहते हैं कि डॉक्टर्स उनके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर और कुछ लोग कहते हैं कि वेरियर्स उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या कहा, जार को किस इंसान की ज़्यादा ज़रूरत है, काउंसिलर्स की ज़रूरत है कहता है कोई, तो कोई कहता है प्रिस्ट की ज़रूरत है, पंडितों की ज़रूरत है, कुछ कहते हैं कि डॉक्टर्स की ज़रूरत है, तो कुछ कहते हैं कि वेरियर्स की ज़रूरत है, सिपाहियों की ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी युद्ध हो सकता है एंड युद्ध आप सिपाही बिना नहीं जीत सकते, आप कभी भी बीमार पड़ सकते हो, डॉक्टर के बिना आप ठीक नहीं हो सकते कभी भी। आप उस टाइम पे भरोसा करते थे लोग, आप प्रिस्ट, रिलीजन्स एंड ऑल, रिलीजन में लोग अभी भी भरोसा करते हैं, बट कुछ सुपरस्टिशियस बिलीव्स होते हैं उनमें लोग भरोसा नहीं करते। सो लाइक मतलब ऐसा ऐसा होने वाला है, ये पूजा करो बोलने से अभी लोग उतना उस चीज़ को ध्यान नहीं देते, बट पहले देते थे। सो क्या होता है, कुछ भी अगर ऐसा होने वाला है तो आपको कभी पता चल जाए तो आपको सबसे ज़रूरी आपके लिए प्रिस्ट होगा, एंड कुछ भी एडवाइस अगर आपको लेना हो तो आपके लिए सबसे ज़रूरी काउंसिलर्स होंगे। सो ऐसे अलग अलग आंसर्स आते हैं सेकंड क्वेश्चंस के भी। एंड थर्ड क्वेश्चंस क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है करने के लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है। टू द थर्ड क्वेश्चन एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, लोग क्या रिप्लाई करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस। लोग कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ है विज्ञान, विज्ञान से ज़रूरी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अदर्स सेड इट वॉज स्किल इन वॉरफेयर, फिर कुछ लोग कहते हैं कि वॉरफेयर में स्किल होना चाहिए, मीन्स युद्ध करने की क्षमता होनी चाहिए, युद्ध करने का तरीका होना चाहिए इंसान के पास, युद्ध कैसे करते हैं उस चीज़ की कला होनी चाहिए, क्योंकि आप राजा हो, युद्ध की कला आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ कहते हैं कि रिलीजियस वर्शिप होना चाहिए, रिलीजियस वर्शिप भी सबसे ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी काम क्या है, भगवान की पूजा अर्चना करना, सबसे ज़रूरी काम रिलीजियस वर्शिप है। ऐसे अलग अलग रिप्लाई आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई क्या आता है, फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई आता है कि टेबल ऑफ ईयर, मंथ एंड डेज बनाओ वरना मजिशियन से कंसल्ट करो कि आगे क्या होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल कौन है, डॉक्टर, वेरियर्स, प्रीस्ट एंड काउंसिलर्स। फिर थर्ड क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑक्यूपेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस दुनिया में साइंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग या मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या है, साइंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस दुनिया में। वॉरफेयर में स्किल होना सबसे बड़ा काम है इस दुनिया का, और भगवान की आराधना करना, रिलीजियस वर्शिप भी सबसे ज़रूरी ऑक्यूपेशन है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ऐसे आता है। सो सारे आंसर्स अलग अलग थे, सबके आंसर्स सारे क्वेश्चंस के साथ सबके आंसर्स क्या थे, अलग अलग थे। सो जार इन क्वेश्चंस के जिन्होंने भी आगे उन्हें आंसर किया, इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे उन सब से वो अग्री नहीं थे, वो बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस से अग्रीड नहीं थे। फिर उन्होंने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया क्योंकि वो उन आंसर से सेटिस्फाइड ही नहीं थे। But still wishing to find the right answers to his question, he decided to consult a hermit widely renowned for his wisdom. So अपने जो क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस, उनके सही उत्तर उनको अभी भी ढूंढने की इच्छा हो रही थी। तो वो क्या करते हैं, वो एक साधु से कंसल्ट करने की क्या करते हैं, विचार रखते हैं। वो डिसाइड करते हैं, वो निर्णय लेते हैं कि अब उन्हें एक साधु से मिलना चाहिए, साधु से जाके विचार विमर्श करना चाहिए, तभी उन्हें उनके क्वेश्चंस के आंसर्स पता लगेंगे। और वो साधु किस लिए फेमस थे, अपने विजडम के लिए, विजडम नॉलेज, अपने विजडम के लिए साधु रिनाउंड थे। रिनाउंड मीन्स फेमस, ओके। व्हाई वाज साधु जी फेमस फॉर, साधु जी वाज फेमस फॉर विजडम, ओके।
हर्मिट, साधु मीन्स हर्मिट कहाँ पे रहते था। अब हर्मिट कहाँ पे रहते थे, हर्मिट रहते थे वुड, जंगल में। हर्मिट कहाँ पे रहते थे, वुड हियर रिप्रेजेंट्स जंगल, ओके। हर्मिट कहाँ पे रहते थे, जंगल में रहते थे, जहाँ जहाँ मतलब जिस जगह को वो छोड़ के कभी भी नहीं जाते थे, वो हमेशा जंगल में ही रहते थे, जंगल के बाहर वो नहीं जाते थे। which he never quitted. The hermit lived in a wood which he never quitted. वहाँ से बाहर वो कभी भी नहीं गए। hermit wood में ही रहते थे, जंगल में ही रहते थे। एंड वो किसी को भी रिसीव नहीं करते थे, कोई भी इंसान उनके पास आता था वो उसको रिसीव नहीं करते थे सिवाय कॉमन फॉल्क के। जो साधारण जनता होती है, अगर वो उनसे मदद मांगने आए तो साधारण जनता की मदद वो करते थे, बट राजा महाराजाओं से वो कभी भी नहीं मिलते थे। उनको किसी भी चीज़ का ग्रीड ही नहीं था, ही वॉज आउट ऑफ ग्रीड, ओके। जार किसी को भी रिसीव ही नहीं करते थे। जार नहीं, हर्मिट, ओके। हर्मिट कहाँ पे रहते थे, हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर क्विटेड एंड ही ओनली रिसीव्ड द कॉमन फॉल्क एंड नॉन अदर्स। सिर्फ कॉमन फॉल्क को ही, वो कॉमन पीपल, कॉमन फॉल्क मीन्स पीपल, ओके। साधारण जनताओं को ही वो क्या करते थे, रिसीव करते थे, बाकी लोगों को वो रिसीव नहीं करते थे, बाकी लोगों की मदद वो नहीं करते थे। सो जार क्या करता है, जार उनसे मिलने जाने के लिए सिंपल क्लोथ्स लगाता है, साधारण वेशभूषा में वो क्या करता है, जार से मिलने जाता है। और जार से मिलने से पहले जार मिलने जाता है हर्मिट से, ठीक है। सॉरी नेम में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, जार हर्मिट, राइट। सो जार क्या करता है, जार सिंपल कपड़े लगाता है, मतलब साधारण वेशभूषा पहन के वो क्या करता है, हर्मिट के जो सेल है, हर्मिट सेल मीन्स हर्मिट का घर, हर्मिट जहाँ पे रहता है वो जगह, हर्मिट के घर में पहुंचने से पहले ही वो क्या करता है, जिस घोड़े में सवार होके वो आया था उस घोड़े से वो डिस्माउंट हो जाता है, उस घोड़े से वो नीचे आता है, ठीक है, उस घोड़े को छोड़ देता है वो वहाँ पे। और फिर घोड़े से उतरने के बाद क्या करता है, वो उसके जो बॉडीगार्ड्स होते हैं, बॉडीगार्ड्स को भी वो पीछे ही छोड़ के अकेला हर्मिट से मिलने जाता है। जार क्या करता है, साधारण वेशभूषा, साधारण कपड़े लगाता है, फिर हॉर्स से नीचे उतर जाता है, ठीक है। बिफोर रीचिंग द हर्मिट सेल डिसमाउंटेड फ्रॉम द हॉर्स एंड लेफ्ट हिज बॉडीगार्ड्स बिहाइंड एंड वेंट अलोन, ओके। वो अकेले जाता है अपने बॉडीगार्ड्स को छोड़ के, एंड हॉर्स से नीचे उतर के हर्मिट के घर तक पहुंचने से पहले वो ये सब कुछ करता है एंड हर्मिट से अकेले मिलने जाता है, क्योंकि हर्मिट सिर्फ कॉमन फॉल्क के साथ मिलेंगे। अगर बॉडीगार्ड और हॉर्स में चढ़ के जाएगा, बॉडीगार्ड्स जाएंगे तो वो पहचान जाएगा ना कि ये साधारण इंसान नहीं, जार है। When the Tsar approached, the hermit was digging the ground in front of his hut. अब जार पहली बार यहाँ पे हर्मिट से मिला है, जार दूसरी बार भी हर्मिट से मिलता है, बट ये जार का पहली बार है कि वो हर्मिट से मिल रहा है। तो जार जब वहाँ पे पहुँचता है, जार अप्रोच्ड मीन्स रीच्ड, ओके। जार जब पहली बार वहाँ पे पहुँचता है तब हर्मिट क्या कर रहा होता है, ग्राउंड डिग कर रहा होता है इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जार अपने घर के आगे, अपने झोपड़ी के आगे क्या कर रहा होता है, ग्राउंड को क्या कर रहा होता है, डिग कर रहा होता है, ग्राउंड को खन रहा होता है। यू नो व्हाट डज डिग मीन, राइट। मतलब खेती बाड़ी करने से पहले जो डिग करते हैं ना हम लोग, उसको डिग बोलते हैं। इन माई लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड खोदना, खनना, ओके। खोदने का काम कर रहा था वो, ग्राउंड वो खोद रहा था, ठीक है, हट के आगे ग्राउंड खोद रहा था। जब जार वहाँ पे पहुँचता है, हर्मिट क्या कर रहा होता है, हर्मिट वॉज डिगिंग ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। सो जार को देख के वो क्या करता है, ग्रीट करता है जार को, एंड फिर से डिगिंग करने शुरू कर देता है। हर्मिट क्या करते हैं, हर्मिट जार को देखते हैं, एंड हर्मिट जार को देखने के बाद उसको ग्रीट करते हैं, एंड क्या करते हैं, वो फिर से अपना जो काम था वो काम शुरू करते हैं, लाइक डिगिंग करने लग जाते हैं फिर से, ओके। सीइंग द जार ही ग्रीटेड हिम एंड स्टार्टेड डिगिंग अगेन, ओके। हर्मिट क्या थे, बहुत ही फ्रेल एंड वीक थे, बहुत ही कमज़ोर थे, एंड फ्रेल मीन्स बहुत ही ज़्यादा दुबले थे, पतले। हर्मिट क्या थे, बहुत ही ज़्यादा पतले थे एंड वीक भी थे। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक and each time he stuck his spear into the ground and turned a little earth, he breathed heavily, okay, heavily. वो क्या करते थे, मतलब हर्मिट क्या थे, बहुत ही फ्रेल एंड वीक थे, दुबले पतले से थे, एंड बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। तो वो जितनी बार वो जो उनका करुआ बोलते हैं, ठीक है, वो जो उनका फरुआ होता है, खन्ने वाला जो फरुआ होता है, स्पीड खन्ने वाला जो अस्त्र होता है, उसको क्या करते हैं, वो जितनी बार ज़मीन में उस चीज़ को खोदते थे, जितनी बार ज़मीन में जाके उस चीज़ को ऐसे मिट्टी निकालने के लिए जितनी बार ज़मीन में उस चीज़ को लगाते थे, उतनी बार, मतलब एक बार ऐसे ज़मीन से उस चीज़ को खोदा, एंड फिर वो थोड़ा ऊपर देखते थे, मतलब धरती की ओर ऊपर देखते थे, अर्थ में, ओके, अर्थ की ओर देखते थे, ऊपर आकाश की ओर देखते थे, एंड वो क्या करते थे,
वो क्या करते थे, फिर थोड़ा सांस लेते थे हैवीली, वो क्या करते थे, ब्रीथ करते थे भारी सांस। अब इंसान काम कर रहा है तो उसको उसकी सांस भी जल्दी जल्दी दौड़ने लगती है ना, वैसे ही मतलब हैवीली वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते। सो क्या होता है, हर्मिट वॉज वीक एंड फ्रेल, so whenever he stuck the, okay, each time he stuck his spade into the ground, he breathed deeply, ओके वो क्या करते हैं, जितनी भी बार अपने स्पेड को ग्राउंड में स्टक करते हैं, ही स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड, ही टर्न्ड लिटिल इनटू द अर्थ, वो क्या करते हैं, अर्थ की ओर देखते, ही टर्न्ड अ लिटिल अर्थ, ओके वो थोड़ा अर्थ की ओर देख के फिर क्या करते हैं, फिर से क्या करते हैं, एक लंबे से सांस लेते हैं, मतलब ही ब्रीथेड हैवीली। द जार वेंट अप टू हिम एंड सेड, फिर जार उनके पास जाता है एंड उनसे कहता है, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do right thing at the right time? Who are the people I most need? And to whom should I therefore pay more attention than to the rest? And what affairs are the most important and need my first attentions? वो क्या करते हैं, जार क्या करते हैं, हर्मिट के पास जाते हैं एंड हर्मिट से पूछते हैं, मैं आपके हर्मिट को कहते हैं कि मैं आपके पास यहाँ पे इसीलिए आया हूँ वाइज हर्मिट, बहुत ही समझदार है हर्मिट, तो वाइज हर्मिट कह के उनको डिक्टेट करता है जार। सो मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ ताकि मैं आपको अपनी 3 क्वेश्चंस के आंसर्स पूछ सकूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कुछ भी सही काम करने का सही समय, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से लोग मेरे लिए ज़रूरी है एंड मुझे किन लोगों के साथ होना चाहिए, मतलब बाकियों से ज़्यादा मुझे किन लोगों के साथ अटेंशन, किन लोगों के ऊपर अटेंशन देना चाहिए, किन लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, एंड ऐसे क्या काम है जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है करने के लिए, ऐसे क्या काम है जो अगर मैं जिन काम पे मुझे ध्यान देना चाहिए, मेरा फर्स्ट अटेंशन किन कामों पे होना चाहिए, ये 3 क्वेश्चंस वो मुझसे पूछते हैं। वही 3 क्वेश्चंस लिखने से भी होगा यहाँ पे, जो सेकंड टाइम हमने पढ़ा था। हर्मिट जार की बातें सुनते हैं, हर्मिट लिसन टू द जार बट आंसर्ड नथिंग। जार की बातें सुनने के बाद भी हर्मिट क्या करते हैं, हर्मिट कोई भी आंसर नहीं देते, हर्मिट चुपचाप रहते हैं। ही जस्ट स्पेट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंस्ड डिगिंग, वो क्या करते हैं, अपने हाथ में, क्योंकि आप ज़्यादा वो खोद रहे थे ना, तो खोदते खोदते क्या हो जाता है, हाथ में पसीने आ जाते हैं, राइट, हाथ में पसीने आ जाते हैं, तो उसकी वजह से वो क्या कर रहे थे, अपने हाथ पे स्पिट कर रहे थे, राइट, मतलब थूक रहे थे, अपने हाथ में थूक के फिर वो क्या कर रहे थे, फिर से उस चीज़ को पकड़ के वो खोदना शुरू कर गए। मतलब जब हर्मिट ने जार के क्वेश्चन सुने, हर्मिट लिसन टू द जार बट आंसर्ड नथिंग, अब वो क्या करने लगे, ही आंसर्ड नथिंग एंड ही जस्ट स्पेट ऑन हिज हैंड, he spit on his hand and started digging again। वो क्या करते हैं, अपने हाथ में थूकते हैं एंड फिर recommenced digging, फिर से वो खोदना शुरू कर देते हैं। You are tired, said the Tsar. Let me take the spade and work a while for you। अब जार क्या कहते हैं कि आप थक चुके होंगे, आप थक चुके हो, अब मुझे ये स्पेड दे दो, ये जो खुदाई करने वाले जो अस्त्र है वो आप मुझे दे दो, मैं कुछ देर आपके लिए खोद देता हूँ, ज़मीन खोद देता हूँ, मैं आपके लिए कुछ देर काम कर देता हूँ, ये जार कहते हैं। जार क्या कहते हैं, यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू। फिर हर्मिट क्या कहते हैं, अब मतलब होता है नहीं कि कोई पूछा है, नहीं नहीं रहने दो मैं कर लूँगा, हम लोग ये कहते हैं ना, बट हर्मिट ऐसा नहीं कहता, हर्मिट क्या कहते हैं, थैंक्स, धन्यवाद। और हर्मिट क्या करते हैं, जार को स्पेड दे देते हैं एंड जार को स्पेड देने के बाद वो क्या करते हैं, वो जाके ग्राउंड में बैठ जाते हैं। हर्मिट को मतलब ये जो संसारिक मोह माया वाली जो चीज़ें, नहीं नहीं मैं कर लूँगा ना, ऐसा कहने वाला, इन सब से कोई मतलब ही नहीं था, पैसा संपत्ति ऐसे इमोशनल जो ये सब होते हैं सेंटिमेंट्स, इन सब से उनको कोई भी मतलब था ही नहीं, ठीक है, इन सब से बहुत परे थे हर्मिट। सो क्या करते हैं हर्मिट, जब वो स्पेड मांगता है, मैं कुछ देर आपके लिए काम कर देता हूँ, ये स्पेड मुझे दे दीजिए बोल के जब जार कहता है, तो हर्मिट थैंक्स बोल के उससे वो स्पेड दे देते हैं एंड खुद जाकर ग्राउंड में बैठ जाते हैं। कहाँ पे बैठते हैं, खुद जाके ग्राउंड में बैठ जाते हैं। When he had dug 2 beds, the Tsar stopped and repeated his questions। फिर जार क्या करता है, जार 2 बेड्स खोदता है, ठीक है, जार 2 बेड खोदता है एंड दो बेड्स खोदने के बाद जार रुक जाता है एंड वो अपने जो उसके क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करता है। When he had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions again। बट क्या होता है, हर्मिट फिर भी कोई आंसर्स नहीं देता है।
हर्मिट क्या करता है, हर्मिट फिर भी कोई भी आंसर नहीं देता है, बट रोज स्ट्रेस्ड आउट हिज हेड फॉर द हैंड फॉर द स्पीड एंड सेड नाउ रेस्ट अ व्हाइल एंड लेट मी वर्क अ बीट। अब जब वो मतलब हर्मिट क्या करता है, फिर जब वो जार उसको वापस से क्वेश्चन पूछता है, जार वापस क्वेश्चन कब पूछता है, when did Zar asked his repeated his question, or when did Zar asked his question second time to the hermit when he has completed digging 2 beds। जब जार क्या करता है, जब जार 2 बेड खुद खोद लेता है तो वो जाके सेकंड टाइम फिर हर्मिट को क्वेश्चन पूछता है। when the Zar digged 2 beds, okay, when he had dug 2 beds he repeated his questions, okay। हर्मिट क्या करता है, हर्मिट फिर भी कोई आंसर नहीं देता है एंड उठ जाता है, एंड उठने के बाद वो क्या करता है, हाथ फैलाता है स्पेड के लिए कि मुझे वो स्पेड दे दो, तुम थोड़ी देर रेस्ट, वो कहते हैं कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो एंड मुझे थोड़ी देर काम करने दो बोल के वो क्या करते हैं, हैंड को स्ट्रेच करके उससे स्पेड ले लेते हैं। बट द जार डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। बट जार क्या करता है, जार जब तक तुम आंसर नहीं दोगे मैं तो तुम्हें स्पेड नहीं देने वाला बोल के जार क्या करते हैं, जार उसे वो स्पेड नहीं देते हैं, वो स्पेड उसे नहीं देते हैं एंड क्या करते हैं, डिग करना शुरू करते हैं, फिर से खोदना जार शुरू करता है। 1 घंटा पास हो गया एंड अनदर 2 घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए। अब सूरज भी क्या था, सूरज भी डूबने वाला था बिहाइंड द ट्रीज के पीछे सूरज भी सिंक होने वाला था। जार एट लास्ट स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड। फिर जार क्या करता है, लास्ट में हार मान के उस स्पेड को ग्राउंड में रख देता है। जार क्या कर देता है, अब लास्टली क्या करता है, मतलब ग्राउंड में ऐसे स्टक करता है, ग्राउंड में एट लास्ट स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड। वो क्या करता है, जार क्या करता है, लास्ट एक बार और खोदता है उसको एंड कहता है कि आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। वो कहता है कि मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ ताकि आप मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स दे सको। इफ़ आप मुझे आंसर्स नहीं दे सकते हो तो मुझे बोल दीजिए, मैं घर चला जाऊँगा। जार उसको ऐसा कहता है। क्या होता है, जार उसको स्पेड नहीं, जार क्या करता है, स्पेड नहीं देता है एंड खुद डिग करना शुरू करता है। 1 घंटा पास होता है, फिर दूसरा घंटा भी पास होता है। अब सूरज भी क्या हो रहा था, द सन बिगेन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज, ओके, द सन बिगेन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज। सन क्या हो रहा था, सूरज पेड़ के पीछे छुप रहा था एंड जार एट द लास्ट स्टक स्पेड एट लास्ट स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड। वो क्या करता है, ग्राउंड में उस स्पेड को फिर स्टक करता है। ही स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड, ओके, ही स्टक एट लास्ट स्टक, मतलब वो एक आखिरी बार स्पेड से खोदता है ग्राउंड में एंड कहता है कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ ताकि आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे दे सको। अगर आप मुझे आंसर्स नहीं दे सकते तो मुझे बोल दो, मैं घर चला जाऊँगा। जार ऐसा कहता है। हियर कम्स समवन रनिंग। फिर क्या होता है, वहाँ पे कोई दौड़ के आता है। कौन आता है, अब वो आगे पता चलेगा कौन आता है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हियर कम्स समवन रनिंग। ये किसने कहा, हियर कम्स समवन रनिंग बोल के हर्मिट कहा। किसने कहा, हर्मिट ने कहा कि देखो कोई दौड़ के आ रहा है। हर्मिट ने क्या कहा, देखो कोई दौड़ के आ रहा है, देखते हैं कि वो कौन है, वो कौन है, लेट अस सी हु इट इज। हर्मिट क्या कहते हैं कि चलो देखते हैं कि कोई दौड़, वो देखो कोई दौड़ के आ रहा है, चलो उसे देखते हैं। फिर जार टर्न राउंड, जार फिर घूम जाता है एंड क्या करता है, वहाँ पे उसको एक बियर्डेड मैन दिखता है, मतलब दाढ़ी जुंगा वाला इंसान उसको दिखता है, जो कि क्या कर रहा होता है, जंगल से दौड़ के आ रहा होता है। जार टर्न राउंड एंड ही सॉ बियर्डेड मैन कमिंग, बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द वुड। जंगल के बाहर, जंगल से वो निकल के आ रहा होता है, ऐसा इंसान उसको देखता है। कमिंग आउट ऑफ द जंगल, coming out of the wood. Zar turned round and he saw a bearded man come running out of the wood. The man held his hands pressed against his stomach and blood was flowing from under them. उस इंसान ने क्या कर रखा था, उस इंसान ने अपने हाथ से अपने पेट को दबा के रखा था, अपने हाथों से अपने पेट को उसने दबा के रखा था एंड वहाँ से ब्लड उस हाथ के नीचे से क्या हो रहा था, उस हाथ के नीचे उसका पेट था ना, पेट को हाथ से दबा के रखा था, फिर वहाँ से क्या हो रहा था, उसके पेट से ब्लड निकल रहा था, खून बह रहा था। When he reached the Tsar, he fell fainting on the ground, moaning feebly. फिर क्या होता है, वो क्या करता है, जब वो जार के पास पहुंचता है तो वो बेहोश होके गिर जाता है, थोड़ा थोड़ा सांस लेके वो ग्राउंड में क्या होता है, बेहोश होके गिर जाता है। When he reached the Tsar, he fell fainting on the ground. वो बेहोश होके क्या कर रहा था, वो ग्राउंड में गिर गया। The Tsar and the hermit unfastened the man's clothing.
वो क्या करते हैं, फिर उस इंसान ने जो भी लगाया हुआ होता है उसके हर्मिट के जो भी कपड़े होते हैं उसे खोल देते हैं ताकि उसके जो पेट में बहुत बड़ा घाव होता है उसको वो ठीक कर सके। हर्मिट एंड जार क्या करती है, अनफास्टन द क्लोथ्स मीन्स उन जो भी कपड़े उन्होंने लगाए थे उस इंसान ने, बियर्डेड मैन ने, उसके कपड़े खोल देते हैं वो। फिर वहाँ पे उन लोगों के उसके पेट में बहुत ही बड़ा घाव एक नज़र आता है। देयर वॉज अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टोमक, कहाँ पे घाव था, स्टोमक में, ठीक है। द जार वॉश्ड इट एज बेस्ट ही कुड, जार ने क्या किया, जितने अच्छे से वो उसको साफ कर सकता था उतने अच्छे से उसने उसको साफ किया। ही वॉश्ड आउट इट एज ही कुड, ओके, ही वॉश्ड इट एज बेस्ट एज ही कुड, मतलब जितना अच्छे से वो उस चीज़ को साफ कर पाता था उतना अच्छे से उसने उस चीज़ को साफ कर दिया, ओके। द जार वॉश्ड इट एज बेस्ट ही कुड। फिर उसने क्या किया, अपने हैंडकरशिप से एंड हर्मिट के पास जो टॉवल था उन दोनों से उसका बैंडेज कर दिया। हर्मिट का जार के पास एक हैंडकरशिप था, रुमाल, एक हैंडकरचिप था जार के पास, एंड जो हर्मिट थे उसके पास एक टॉवल था, ठीक है। हर्मिट के टॉवल एंड अपने हैंडकरचिप से उसने क्या किया, उसके जो वाउंड थे वहाँ पे पहले धोने वाला काम करने के बाद, मतलब उसको अच्छे से क्लीन कर देने के बाद उसने क्या किया, बैंडेज लगा दिया अपने हैंडकरचिप एंड हर्मिट के टॉवल से। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, पर खून बहना अभी भी बंद नहीं हो रहा था। फिर जार अगेन एंड अगेन रिमूव्ड द बैंडेज सोक्ड विद वार्म ब्लड, ओके, एंड वॉश्ड एंड रिबैंडेज्ड द वाउंड। वो क्या कर रहा था, खून रुकना बंद ही नहीं हो रहा था, ठीक है, खून रुकना बंद ही नहीं हो रहा था। फिर जार क्या कर रहा था, बार बार उस बैंडेज को हटा रहा था जो कि एक गरम गरम खून से लथपथ था, ठीक है। द बैंडेज वॉज सोक्ड विद वार्म ब्लड, ओके, एंड ही वॉज रिमूविंग द बैंडेज सोक्ड विद वार्म ब्लड, ओके, अगेन एंड अगेन। जार वॉज अगेन एंड अगेन रिमूविंग द बैंडेज विच वॉज सोक्ड विद वार्म ब्लड, एंड वो क्या कर रहा था, फिर से उस चीज़ को धो रहा था, फिर से उस चीज़ को धो के फिर से रिबैंडेज कर रहा था उसके घाव पे। सो इतना उसने किया, ओके। वो जार क्या कर रहा था, बार बार बैंडेज को खोल रहा था जो कि गरम गरम ब्लड से मतलब पूरा भीगा हुआ था जो बैंडेज, उस बैंडेज को बार बार रिमूव करके फिर उस जगह पे वॉश करके फिर रिबैंडेज कर रहा था घाव को जार। When at last the blood ceased flowing, the man revived and asked for something to drink. फिर जब खून बंद हो जाता है, फिर जब खून बहना बंद हो जाता है, ब्लड सीज्ड फ्लोइंग, व्हेन द ब्लड सीज्ड फ्लोइंग, जब खून बहना बंद हो जाता है तो इंसान उठ जाता है, वो रिवाइव होता है, एंड आस्क्स फॉर समथिंग टू ड्रिंक, कुछ खाने के लिए वो पूछता है। क्या करता है, जब खून बहना बंद हो जाता है तब क्या होता है, वो इंसान रिवाइव करता है, ठीक है। द मैन रिवाइव्ड एंड कुछ पीने के लिए मांगता है वो, समथिंग टू ड्रिंक, ही आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। जार ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम, जार क्या करता है, ताज़ा ताज़ा पानी लाता है उसके सामने एंड उसे दे देता है। जार ब्रिंग द फ्रेश वाटर, द जार गेव हिम फ्रेश वाटर, ओके, जार ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड क्या कर देता है, उसको दे देता है। मीनवाइल द सन हैड सेट, अब क्या हो गया होता है, सूरज डूब चुका होता है, सनसेट हो चुका होता है, एंड इट हैड बिकम कूल, सनसेट हो चुका होता है एंड ठंडी का टाइम था तो क्या हो रहा है, ठंडा भी हो जाता है, सनसेट हो जाता है एंड ठंडा हो रहा होता है। सो जार क्या करता है, विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन, जार क्या करता है, हर्मिट की मदद लेके उस कैरिड मतलब वो जो घाव लगा था जिस इंसान को, उस वाउंडेड मैन को कैरी करके हट के अंदर लेके जाता है। वो लोग ग्राउंड में ही होते हैं ना, तो अब वो लोग क्या करते हैं, सनसेट हो चुका था एंड सनसेट हो चुका था एंड उसके बाद क्या करते हैं, उस मतलब सनसेट होने के बाद ठंडा ठंडा हो रहा था। सो जार हर्मिट की मदद से क्या करते हैं, उस वाउंडेड मैन को कैरी करते हैं एंड इनटू द हट लेके चले जाते हैं, हट के अंदर लेके चले जाते हैं एंड क्या करते हैं, उसको बेड में लेटा देते हैं, एंड लेड हिम टू द बेड ऑन द बेड, एंड लेड हिम ऑन द बेड, क्या करते हैं, उसको बेड में सुला देते हैं। Lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet. अब बेड में सोते मतलब बेड में ऐसे लेट के क्या कर रहा था वो इंसान, उस इंसान ने अपनी आंखें बंद किए हुए थे एंड इट वॉज क्वाइट। अब वो बेड में लेट गया एंड बेड में लेटने के बाद उसकी आंखें भी बंद थी एंड वो चुपचाप था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, ओके। बट जार वॉज सो टायर्ड विद हिज वर्क एंड विद द वर्क ही हैड डन दैट ही क्राउच्ड डाउन ऑन द थ्रेशोल्ड एंड also fell asleep so soundly that he slept all through the short summer nights. अब क्या होता है कि जार अब वो तो मतलब चुपचाप से आँख बंद करके वो वाउंडेड मैन तो सो जाता है, बट जार क्या होता है, जार अपनी जो वॉक होता है मतलब घोड़े को छोड़ के चल के आना पड़ता है, उसको चल के आने की वजह से जो भी उसने काम किया था उस काम की वजह से इतना थक जाता है कि वो क्या करता है, वो थ्रेशोल्ड में ही सो जाता है एंड उसको बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा होता है। सो
मतलब वो थ्रेशोल्ड में ही सो जाता है पूरी रात, ओके, थ्रू द समर नाइट वो पूरी रात क्या करता है, घूर घूर के सोता है. He fell asleep so soundly that he slept all through the short summer night. He slept all through the short summer night. ठीक है, वो मतलब पूरी रात वो सोता है, इतना घूर घूर के वो पूरी रात सोता है, थ्रेशोल्ड में सो जाता है वो. When he awoke in the morning, and जब वो सुबह उठता है तब it was long before he could remember where he was and who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes. तो जब वो सुबह उठता है, जब जार सुबह उठता है तो वो उसको मतलब याद करने में थोड़ा टाइम लग जाता है. ठीक है, उसको याद करने में थोड़ा टाइम लग जाता है कि वो कहाँ था, वो कहाँ पे था, वो बियर्डेड मैन कौन था जो कि बेड में सो रहा था. एंड वो क्या कर रहा था, बेड में सो रहा था, जो इंसान बेड में सो रहा था एंड उसकी ओर लगातार क्या कर रहा था, उसकी आंखों में देख रहा था, अपनी शाइनिंग आइज से उसकी ओर देख रहा था. मतलब बेड में लेट के उसको लगातार देख रहा था. वो इंसान कौन था एंड वो कहाँ पे था, उस चीज़ को वो याद, मतलब ये वो याद आने में उसको थोड़ा टाइम लग गया जब वो सुबह उठा. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the Tsar was awake and was looking at him. वो क्या कहता है, वो जो बियर्डेड मैन था, मुझे माफ़ कर दो बोलता है बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में. ठीक है, क्योंकि अभी अभी चोट लगा के थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा होता है. सो वो फॉरगिव मी बोलता है, बियर्डेड मैन बोलता है फॉरगिव मी इन अ वेरी वीक वॉइस व्हेन ही सॉ द जार वोक अप एंड ही वाज लुकिंग एट हिम. जब उसे पता चला कि जार उसकी ओर देख रहा था तो बियर्डेड मैन क्या करता है, उससे माफ़ी मांगता है इन अ वेरी वीक वॉइस. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the Tsar. फिर जार क्या करता है, मैं तो तुम्हें पहचानता ही नहीं हूँ एंड तुम्हें फॉरगिव करने के लिए तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें फॉरगिव करूँ, जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करूँ. तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है और मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ. और फिर क्या बोलता है वो इंसान, वो जो इंसान होता है बियर्डेड मैन, वो बोलता है कि यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन यू because you executed his brother and seized his property. वो क्या कहता है, तुम मुझे नहीं जानते बट मैं तुम्हें जानता हूँ. The bearded man says that you do not know me but I know you. मैं तुम्हारा वही दुश्मन हूँ जिसने तुमसे रिवेंज लेने का ठान लिया था, क्योंकि तुमने उसके भाई को क्या किया था, उसके भाई को मार दिया था एंड उसकी प्रॉपर्टी भी एग्जीक्यूट कर ली थी. मतलब उसकी प्रॉपर्टी भी सेज कर ली थी, उसकी प्रॉपर्टी भी हड़प ली थी. तुम मुझे नहीं जानते बट मैं तुम्हें जानता हूँ. मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ जो जिसने वचन लिया है कि जिसने अपने भाई को वचन दिया है कि तुमसे बदला लेके रहेगा, क्योंकि तुमने उसके भाई को क्या किया है, उसके भाई मीन्स वो खुद को बोल रहा है कि तुमने उसके भाई को क्या किया है, मार दिया है एंड उसकी प्रॉपर्टी भी पूरी की पूरी तुमने हड़प ली है. I knew you had gone alone to see the hermit. फिर वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम हर्मिट से मिलने अकेले जा रहे हो, मुझे पता था कि तुम हर्मिट से मिलने अकेले जा रहे हो एंड मैंने ठान लिया कि मैं तुम्हें जब तुम अपने रास्ते, मतलब जब तुम हर्मिट से मिलने के बाद फिर वापस आओगे तब मैं तुम्हें रास्ते में ही मार दूंगा बोल के मैंने ठान लिया था. I resolved to kill you on your way back. Okay, I knew you had gone alone to see the hermit and I resolved to kill you on your way back. बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न. बट दिन ढल चुका था एंड तुम वापस आए ही नहीं. सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्बस टू फाइंड यू. फिर मैं जहाँ पे छुपा था वहाँ से निकल के मैं तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर निकल गया वहाँ से एंड मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड्स के सामने आ गया. और जब मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड्स के सामने आ गया तो उन्होंने मुझे पहचान लिया. उन्होंने जब मुझे पहचान लिया तो उन्होंने क्या कर दिया, मुझे घाव दे दिया, मुझे मारने की उन्होंने कोशिश की, क्योंकि उन्हें पता था, उन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं उसी इंसान का भाई हूँ जो अब मैं उनके साथ राजा को मारने ही आया होगा. ये इंसान बोल के आपके बॉडी गार्ड ने मुझे वाउंडेड कर दिया बोल के वो कहता है. आई स्केप्ड फ्रॉम देम बट शुड हैव ब्लेड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड. वो क्या कहता है, मैं उनसे तो बच के आ गया बट अगर तुमने मेरे घाव पे मरहम पट्टी नहीं की होती, इफ़ यू हैव नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड देन आई वुड हैव ब्लेड टू डेथ. मैं मर जाता अगर तुमने मुझे मेरे इस घाव को अगर तुमने ड्रेस नहीं किया, बैंडेज नहीं किया होता तो मैं मर जाता. आई विश्ड टू किल यू. मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की बट तुमने मेरी जान बचाई. अब मैं इफ़ जीऊँगा तो मैं इसी इच्छा में जीऊँगा कि एंड इफ़ यू
And if I leave and if you wish it, I will serve you as your most faithful slave and will bid my sons to do the same. Forgive me. फिर वो क्या कहता है, वो कहता है कि अब मैं इफ़ जीऊँगा एंड इफ़ तुम्हारी मर्ज़ी हुई, इफ़ तुम्हारी इच्छा हुई, तो मैं सिर्फ तुम्हें सर्व करने के लिए जीऊँगा एंड मैं तुम्हारा सबसे अच्छा, सबसे विश्वसनीय दास बन के तुम्हारी हमेशा सहायता करूँगा एंड मेरे बच्चों को भी मैं वही करने के लिए बोलूँगा, मुझे माफ़ कर दो बोल के ज़ार से माफ़ी मांगता है वो इंसान। क्या करता है, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल स्लेव एंड विल बीड माई सन्स टू डू द सेम। ओके, एंड अपने बच्चों को भी मैं कहूँगा कि वो लोग तुम्हारी हेल्प करे, तुम्हारे दास बन के रहे, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो बोलता है वो। and also will bead my sons to do the same. The Tsar was very glad to have made peace with his enemy so easily. वो ज़ार क्या था, ज़ार बहुत खुश था कि उसने अपने दुश्मन को इतनी आसानी से अपना दोस्त बना लिया। and to have gained him for a friend, and he not only forgave him but said he would send his servants and his own physician to attend him and promised to restore his property. ज़ार बहुत खुश था अपने दुश्मन के साथ इतनी आसानी से शांति बनाए रखने में, बहुत मतलब शांति बना पाया, अपने दुश्मन के साथ फ्रेंडशिप कर पाया। इसके बाद मतलब इस बात से ज़ार क्या था, बहुत ज़्यादा खुश था कि उसने क्या कर लिया, एक फ्रेंड बना लिया, एक दोस्त उसने और बढ़ा लिया इस दुनिया में आके। सो उसने जो इंसान था वो बियर्डेड मैन, उस बियर्डेड मैन को सिर्फ फॉरगिव ही नहीं किया, सिर्फ माफ़ी नहीं किया, बल्कि उसने अपने सर्वेंट्स भी उसके साथ भेज दिए एंड फिजिशियन भी भेज दिया, ताकि वो उसके वाउंडेड उसको जो चोट लगी थी उसको अटेंड कर सके, उसको उस चोट को ठीक कर सके। उसके लिए उसने फिजिशियन मीन डॉक्टर्स, ओके, डॉक्टर्स फिजिशियंस को भी भेज दिया एंड कुछ नौकर चाकर भी भेज दिए, ताकि जब तक वो बीमार हो तब तक उसको खाने पीने की कोई कमी ना हो, अच्छे से उसको सर्व करे सर्वेंट्स बोल के। सर्वेंट्स एंड फिजिशियंस भी भेज दिए उसको अटेंड करवाने के लिए। एंड उसने प्रॉमिस भी किया कि जो प्रॉपर्टी तुम्हारी सेज की गई थी, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़प ली गई थी, उस प्रॉपर्टी को भी मैं वापस दे दूंगा बोल के प्रॉमिस भी किया ज़ार ने। Having taken leave of the wounded man, the Tsar went out into the porch and looked around for the hermit. फिर क्या करता है, उस वाउंडेड मैन को छोड़ के, उस वाउंडेड मैन से विदा लेके जब ज़ार कहाँ पे आता है, ज़ार पौच में आता है। ज़ार पौच में आता है एंड हर्मिट को देखता है, इधर उधर घूर के क्या करता है, इधर उधर घूम के वो क्या करता है, हर्मिट को देखता है इनटू द पॉर्च। ओके, वो कहाँ पे आता है, वो पॉर्च में आता है एंड पॉर्च में आने के बाद वो क्या करता है, हर्मिट को ढूंढने लगता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वन मोर टू बेग एन आंसर टू द क्वेश्चन ही हैड पुट। सो वो हर्मिट ज़ार क्या करता है, ज़ार उस जगह को छोड़ के जाने से पहले वो वो चाहता था कि वो एक और बार हर्मिट को क्या करे, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स दे दो बोल के एक और बार हर्मिट से जाके वो विनती करना चाहता था। द हर्मिट वॉज आउटसाइड on his knees sowing seeds in the beds that he had dug the day before. हर्मिट कहाँ पे होता है, हर्मिट बाहर होता है। ज़ार पॉर्च में आके हर्मिट को ढूंढता है एंड वो उसको वहाँ नहीं मिलता है। हर्मिट कहाँ पे होता है, हर्मिट बाहर होता है और अपने घुटनों के बल बैठ के वो क्या कर रहा होता है, उस जो बेड्स उन्होंने डिग किए थे उस बेड्स में वो सीड्स सो कर रहा होता है। ही वॉज शोइंग सीड्स ऑन द बेड्स दे हैड डिग्ड द डे बिफोर। ओके, they had dug the day before. What were they doing? They were showing the hermit was showing seeds in the beds that had been dug the day before. Okay, hermit कहाँ पे था, अपने घुटनों के बल अपने घुटनों के बल बैठ के ऑन हिज नीज वो बैठ के क्या कर रहा था, सीड्स सो कर रहा था उसी बेड्स में जो उन्होंने पहले डग किए थे, पहले खोदे थे। The Tsar approached him and said, "For the last time, I pray you to answer my questions, wise man." फिर क्या होता है, ज़ार उसके पास पहुंचता है एंड उसके पास पहुंच के कहता है कि एक आखिरी बार मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए वाइज मैन बोल के। ज़ार दूसरी बार हर्मिट से कब मिलता है, द ज़ार अप्रोच्ड हर्मिट द सेकेंड टाइम व्हेन ही वाज सोइंग सीड्स ऑन द बेड दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। ओके, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट। हर्मिट क्या कहता है कि तुम ऑलरेडी आंसर्ड हो चुके हो, तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर पहले ही मिल चुके हैं बोल के हर्मिट कहता है। स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स एंड लुकिंग अप एट द ज़ार। अपने जो पतले पतले पैर होते हैं उन्हीं पैरों में खड़े होके वो क्या कर रहा होता है, ज़ार की ओर देख रहा होता है जो कि उसके ठीक सामने खड़ा हुआ था। ठीक है, अब
थिन लेग्स मीन्स उसके जो नीज के बल वो बैठा हुआ था ना, घुटनों के बल बैठा हुआ था, तो घुटनों के बल ऐसे बैठ के वो क्या करता है, ऊपर देखता है, जार को देखता है एंड कहता है कि जार क्या था, जार ठीक हर्मिट के आगे था एंड वो जार हर्मिट के आगे था, तो वो हर्मिट क्या कहता है, जार को कहता है कि तुम ऑलरेडी आंसर्ड हो चुके हो, तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर ऑलरेडी मिल चुके हैं। हाउ आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, आस्क्स द जार। फिर जार क्या करता है कि कैसे आंसर हो गया, मैं कैसे, मतलब कैसे हो गया, क्या आंसर मिला मुझे, कैसे बताइए मुझे, बोल के जार पूछता है। हाउ आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, मैं कैसे आंसर्ड हो गया, क्या क्या कहना क्या चाहते हो आप, बोल के जार पूछता है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट रिप्लाई करता है तुम्हें दिखाई नहीं देता, बोल के। इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दोज बेड्स फॉर मी बट हैड गॉन योर वे, दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव रिपेंटेंट ऑफ नॉट हैविंग स्टेड विद मी। सो क्या कहता है कि तुम्हें यदि मेरी वीकनेस पे, मेरी कमज़ोरी पे तुम्हें यदि कल दया नहीं आती, यदि तुम्हें मेरी वीकनेस पे कल दया नहीं आती एंड तुम मेरे लिए बेड्स डग बिना किए ही अगर अपने रास्ते चले जाते, तो वो इंसान तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता एंड तुम्हें पछतावा होता एंड यू हैव बिन रिपेंटेंट ऑन वाई यू हैव नॉट स्टेड ओवर देयर विद मी। तुम अब मेरे साथ क्यों नहीं रुके, इस बात का तुम्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वेर डिगिंग द बेड्स। सो तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी टाइम क्या था, जब तुम बेड्स डिग कर रहे थे, जब तुम बेड्स डिग कर रहे थे, वो तुम्हारा सबसे ज़रूरी टाइम था। सबसे ज़रूरी टाइम क्या था, जब तुम बेड्स डिग कर रहे थे। सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान कौन था तुम्हारे लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान कौन था, हर्मिट था। उस वक्त उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान हर्मिट था एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जब तब का था जब वो बेड्स डिग कर रहा था एंड सबसे इम्पॉर्टेंट काम तुम्हारा वो था जब तुम मेरे लिए कुछ अच्छा कर रहे थे। यू आर डिगिंग बेड्स फॉर मी एंड इट वॉज मतलब यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर मी एंड दैट वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन में था, तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम था बेड्स डिग करना, मेरे लिए कुछ अच्छा करना है। तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वही था जिस टाइम पे तुम बेड्स डिग कर रहे थे। आफ्टरवर्ड्स व्हेन दैट मैन रेन टू अस द मोस्ट, फिर जब वो इंसान हमारी ओर भाग के आया, तब तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था कि तुम उसको अटेंड कर रहे थे, तुम उसके साथ थे, वही तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था जब तुम उसके साथ थे। और जब तुमने उसके घाव पे मलहम पट्टी लगाई, यू बाउंड अप हिज वाउंड्स, ओके, तुमने उसके वाउंड्स को बाउंड किया, तुमने उसके वाउंड को बैंडेज किया, क्योंकि अगर तुमने बैंडेज नहीं किया होता तो वो इंसान मर जाता, तुमसे शांति बनाने से पहले ही वो इंसान मर जाता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या था तुम्हारे लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान क्या था तुम्हारे लिए, कौन था तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान, वो बियर्डेड मैन था जिसके वाउंड पे तुमने बाउंड किया, जिसके वाउंड पे तुमने घाव पे तुमने मरहम पट्टी लगाई, बैंडेज किया, वो इंसान सबसे ज़रूरी था। अगर तुमने वो नहीं किया होता तो वो इंसान मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डीड फॉर हिम, और तुमने जो उसके लिए किया, जो उसके घाव पे मलहम पट्टी तुमने लगाई, वो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। सो ये हमेशा याद रखना, रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, सिर्फ एक ही टाइम है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एंड दैट इज़ नाउ, अभी का टाइम। अभी का टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है क्योंकि सिर्फ यही एक टाइम है जब तुम्हारे पास कुछ भी करने का पावर होता है। ओके, there is only one time that is important and that is now. It is the most important time because it is the only time when we have any power. अभी का समय ही एक ऐसा समय है जिस समय भी तुम्हारे पास कुछ भी करने की क्षमता होती है। ना भविष्य में क्या करने की क्षमता होगी तुम्हें नहीं पता होगा एंड पास तो चला गया, तुम्हारे पास क्षमता होगा ही नहीं, वो टाइम तो आएगा ही नहीं। सो अभी का ही वो टाइम है जब तुम्हारे पास कुछ भी करने का पावर होगा, यू हैव द पावर टू डू एनीथिंग। सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम यू हैव व्हेन यू हैव पावर टू डू समथिंग। सो और दूसरा है कि नेसेसरी मैन, मोस्ट नेसेसरी इंसान तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी इंसान वो होता है जो तुम्हारे साथ होता है, उस वक्त जो तुम्हारे साथ है वही तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी इंसान है। फॉर नो मैन नोज वेदर ही विल बी एवर एट डीलिंग्स विद एनीवन एल्स, तुम्हारे साथ वापस वो आएगा मिलेगा या पता नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता आगे क्या होगा। तो उसके साथ अगर तुम डील करोगे, उसके साथ अगर तुम इम्पोर्टेंट उस इंसान को इम्पोर्टेंस दोगे तो क्या पता वो इंसान तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त बन जाए एंड भविष्य में कभी तुम्हारे काम आ जाए। सो तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी इंसान वो है जो तुम्हारे साथ है, विथ हुम यू आर, ओके। एंड तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी अफेयर, तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है कि तुम उस इंसान के लिए अच्छा करो जो तुम्हारे साथ है,
क्योंकि सिर्फ उसी काम के लिए भगवान ने क्या किया है, इस संसार में इंसान, सिर्फ इस लाइफ में इंसान, जीवन में इंसान इसीलिए आया है ताकि वो किसी के लिए अच्छा कर सके. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वॉज दैट टू डू समथिंग गुड, दैट द पर्सन, जो इंसान तुम्हारे साथ है उसके लिए कुछ अच्छा करना ही तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम है. क्योंकि इंसान को सिर्फ इसीलिए ही लाइफ में भेजा गया है, फॉर दैट टू डू गुड टू समवन, टू कुछ किसी के लिए कुछ अच्छा काम करना, टू डू गुड टू समवन. क्या मतलब, टू डू गुड टू समवन, दैट इज ओनली पर्पज अलोन वॉज मैन सेंट इन टू दिस लाइफ. इस लाइफ में आने का मैन का उद्देश्य यही था कि मतलब इस लाइफ में इंसान को भेजने का यही उद्देश्य था कि वो इंसान के लिए कुछ अच्छा कर सके. सो व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? जो अभी तुम्हारे साथ है उस चीज़ पे ध्यान दो. जो अभी का समय है वो समय सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वही है तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम. इसी समय पे तुम्हारे पास कुछ भी करने का पावर है. सबसे ज़रूरी इंसान वो है जो तुम्हारे साथ है, क्योंकि उसी इंसान के साथ अभी तुम हो ना, किसी और के साथ तो नहीं हो. एंड सबसे ज़रूरी काम तुम्हारा है वो है जो अभी तुम्हारे सामने है. मतलब तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम क्या है? उस इंसान के अच्छा करना जो तुम्हारे साथ है. और इसी काम के लिए इंसान को इस दुनिया में भेजा भी गया है. सो दिस इज़ व्हाट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द जार, ओके, द 3 क्वेश्चंस.